लेकिन अब सवाल ये कि अखंड भारत है क्या और ये बनेगा कैसे, और सबसे बड़ा सवाल इसमें मुसलमानों का क्या रोल होगा। 1937 में हिंदू महासभा के 19 सेशन में सावरकर ने इसे एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि कश्मीर से रामेश्वरम और सिंध से आसाम तक ये पूरा इलाका अखंड भारत के कब्जा करेंगे, जिन्होंने अपनी जमीन पे 2 सुपर पावर्स को हराया और हराकर भगाया, अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिनके पास 2-2 ट्रिलियन का बजट था अफगानिस्तान से लड़ने के लिए, क्योंकि 2011 के सेंसस अपने आप में एक बड़ा मजाक था। Subscribe for more. दोस्तों, आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने अपने स्पीच में कहा था कि इंडिया अखंड भारत बन जाएगा, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया, जिसे हिंदू कंट्रोल करेंगे, और जो भी इसे रोकने की कोशिश करेगा वो हट जाएगा या फिर मिट जाएगा। और ये स्टेटमेंट कोई नया नहीं है, क्योंकि इसे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट और रूलिंग पार्टी बीजेपी के नेता हर महीने हवा देते रहते हैं। पिछले 100 सालों से आरएसएस के नेता इस सपने को हवा देते रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि अखंड भारत है क्या और ये बनेगा कैसे, और सबसे बड़ा सवाल इसमें मुसलमानों का क्या रोल होगा। क्योंकि अगर 2050 तक इनका अखंड भारत बनकर तैयार होता है तो इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होगा और मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस ग्रुप होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह आरएसएस का सपनों का अखंड भारत दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, जो ना सिर्फ साउथ एशिया के मुसलमानों को एक कर देगा बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर बनेगा। यानी कि कैसे सऊदी, टर्की, इजिप्ट और ईरान को छोड़ के मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर बनेगा। यानी कि ना चाहते हुए भी यहाँ पर आरएसएस मुसलमानों के फायदे की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये आता है कि अखंड भारत है क्या। तो आरएसएस के हिसाब से कल्चरल बाउंड्री है, ना कि जियोपॉलिटिकल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अपनी आइडियोलॉजी में कंफ्यूज रहना। आपको बता दें कि 1937 में हिंदू महासभा के 19 सेशन में सावरकर ने इसे एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि कश्मीर से रामेश्वरम और सिंध से आसाम तक ये पूरा इलाका अखंड भारत है। लेकिन फिर धीरे धीरे आरएसएस ने वक्त के साथ इसका ड्रीमाइजेशन किया और ड्रीमाइजेशन करके खुद ही इसे बढ़ा दिया। और फिलहाल यह भी अखंड भारत का मैप है, जिसके अंदर इमेजिनरी मैप्स है और इमेजिनरी डेट्स है, यानी कि कब वो देश अलग हुए। वैसे देखा जाए तो इसमें डेट्स फेक है और इसमें बाउंड्रीज फेक है, जिसका हिस्ट्री से कोई भी लेना देना नहीं। यानी कि इस मैप में हिस्टोरिकल फैक्ट्स के नाम पे मजाक किया गया है। लेकिन फिर भी आप इस मैप को देखें, इसमें आपको साउथ एशिया, तिब्बत, म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया जैसे इलाके दिखेंगे। और एक और मैप है जिसमें साउथ ईस्ट एशिया और तिब्बत को ऐड नहीं किया गया है, और ये थोड़ा सा रियल है। एक और मैप है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स है। ये वो अखंड भारत है जो मोहन भागवत, आरएसएस और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के हिसाब से 2050 और 60 के बीच में बनकर तैयार होगा। यहाँ पर एक और सवाल आता है, और वो ये है कि अखंड भारत बनेगा कैसे। तो आरएसएस इसका सीधा सीधा कोई रोड मैप नहीं बता रहा। आरएसएस यही कह रहा है कि बीच में जो भी आएगा उसे हटा देंगे और मिटा देंगे। लेकिन आरएसएस के एसोसिएट्स है जो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसे अखंड भारत कैसे बनाएंगे। उनके पास प्रॉपर प्लान है। वो कहते हैं कि इंडिया सेक्युलर स्टेट से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, फिर इसके बाद वो हथियार के तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, और इसके बाद वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश पे कब्जा कर लेंगे। फिर वो इसी तरह आगे बढ़ते हुए पूरे साउथ एशिया पे कंट्रोल कर लेंगे, और इस तरह उनके सपनों का अखंड भारत तैयार होगा। दोस्तों, इस बात में कोई सेंस नहीं है, लेकिन इनका यही प्लान है कि वो वेस्टर्न साउथ एशिया में जाके अटैक करेंगे और उन पे कब्जा भी कर लेंगे। ये लोग उन पे हमला करके कब्जा करेंगे जिन्होंने अपनी जमीन पे 2 सुपर पावर्स को हराया और हराकर भगाया, अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिनके पास 2-2 ट्रिलियन का बजट था अफगानिस्तान से लड़ने के लिए। और यहाँ 80 करोड़ की पॉपुलेशन के पास राशन नहीं है। पता नहीं ये लोग लड़ने के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। मगर वो दूसरी बातें हैं कि ये जीत जाएंगे, पता नहीं कैसे, बस जीत जाएंगे। अमेरिका को हराने वाला तालिबान भी हार जाएगा उनसे, जिन्होंने पटाखों के अलावा कुछ देखा ही नहीं। इनका बस हसीन ख्वाब है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पता नहीं, बस हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए कि इनका सपना सच हो जाता है तो कैसा होगा अखंड भारत और साउथ एशिया। मतलब अगर मोहन भागवत की बात सच हो गई तो क्या ये कुछ % लोग पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल करेंगे? अगर इसका एक वर्ड में जवाब दिया जाए तो इसका जवाब है नहीं और बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस अखंड भारत की बात हो रही है उसी अखंड भारत में जब ये अगले दिन अपनी आंख खोलेंगे तो अखंड भारत नहीं बल्कि मुस्लिम राष्ट्र होगा। अखंड भारत ऐसा देश बन जाएगा जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे और हिंदू माइनॉरिटी में, और जो कुछ % लोग पूरे सब कॉन्टिनेंट को कब्जा करने की बात कर रहे हैं वो खुद कहाँ होंगे उन्हें खुद पता नहीं होगा। लेकिन कैसे? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आज के टाइम के अखंड भारत में जो मुस्लिम आबादी है वो कितनी है, और 2050 और 60 के बीच में जो अखंड भारत बनेगा
उसमें मुसलमानों की आबादी कितनी होगी। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र का गवर्नमेंट सिस्टम कैसा होगा। तो अभी जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे खत्म कर दिया जाएगा और हिंदू ग्रंथों के हिसाब से नया कानून बनाया जाएगा। यहाँ पर कास्ट सिस्टम एक बड़ा रोल प्ले करेगा, जैसे कि ब्राह्मण सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद क्षत्रिय वगैरह, और ये 3 ग्रुप्स मिलकर पूरे देश को चलाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट इनके हाथ में होगा, इकोनॉमी भी इनके हाथ में होगी और मिलिट्री भी इनके हाथ में होगी और बाकी सारे लोग इनके अंडर में होंगे। यानी कि ये जो कहेंगे वो सारे लोगों को ये करना पड़ेगा। यानी कि शूद्र को ऑर्डर दिया जाएगा कि उसे क्या करना है, खेतों में काम करना है, बिल्डिंग में काम करना है और वगैरह वगैरह। लेकिन दलितों का क्लियर है कि उनके साथ क्या होगा, उन्हें छूत अछूत माना जाएगा, जैसा कि पुराने टाइम में हुआ करता था। अभी जो 90% मीडिया कर्मचारी हैं वो अपर कास्ट के हिंदूज है, ना कि छोटी कास्ट के। एक सिंगल दलित या आदिवासी नहीं है और यही फैक्ट है। इसके अलावा अगर बात करें पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट, इनमें मेजोरिटी किसकी है आपको अच्छे से पता होगा। अभी जब इंडिया रिपब्लिक है, कन्वर्ट नहीं हुआ, तब ऐसी हालत है। जब इंडिया कन्वर्ट हो जाएगा तब कैसी हालत होगी। आप कहीं पर भी देख ले, ये जो 5% अपर कास्ट हैं वो हर जगह 95% लोअर कास्ट से कहीं ज्यादा आगे हैं। ये 5% लोग कहेंगे कि हम ही सबसे बड़े हैं और इन 95% लोगों को इनकी बातें माननी पड़ेगी और यही है असल में हिंदू राष्ट्र। और यही वजह है कि जिसकी वजह से नेपाल भी हिंदू राष्ट्र बनने में फेल हो गया। आपने ये कभी जरूर सुना होगा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है। असल में नेपाल हिंदू राष्ट्र है नहीं बल्कि था 2008 में। अब नेपाल की कन्वर्ट हुआ क्योंकि वहां पर भी यही सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई और जिसकी वजह से उन्हें कन्वर्ट होना पड़ा। देखा जाए तो नेपाल में 5% मुसलमानों की आबादी है। इस हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनना जितना नेपाल में पॉसिबल था उतना दुनिया के किसी भी देश में पॉसिबल नहीं। और ये नेपाल में फेल हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिया में भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में सिचुएशंस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक और फैक्ट ये है कि जब ये लोग अखंड भारत की बात करते हैं या फिर उल्टे सीधे मैप्स निकालते हैं, तब इसके बाद जो सबसे ज्यादा हार्श रिएक्शन आता है तो वो नेपाल की तरफ से आता है। इसका रिएक्शन ये हुआ कि उन्होंने इनका अखंड भारत देखकर अपना अखंड नेपाल लॉन्च कर दिया, जिसमें नेपाल ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार और बंगाल के इलाकों को भी ऐड किया। और आपको पता है कि नेपाल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नेपाल ने ये सब करके देख लिया और उसे पता है कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। नेपाल इन सब मामलों में हमेशा एक कदम उनसे आगे रहा है। यही वजह कि नेपाल ने ये सब करके भी देखा और इसके नुकसान भी देखे। अगर आज के टाइम पे अखंड भारत बन जाता है तो उसमें टोटल पॉपुलेशन में मुस्लिम्स की आबादी 38% होगी। कैसे? सबसे पहले इसे समझते हैं। अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में मुस्लिम्स 99.7% हैं, जबकि पाकिस्तान में 97%, बांग्लादेश में 92% और नेपाल में 5.5%, श्रीलंका में 10.4%, भूटान में 0.1% और म्यांमार में 10%। अब यहाँ पे म्यांमार को समझना पड़ेगा क्योंकि म्यांमार में करेंटली कोई डेटा मौजूद नहीं है, यानी कि वहाँ के डेमोग्राफिक्स क्या है उसका कोई डेटा मौजूद नहीं है। इससे पहले जो म्यांमार का लीगल डेटा आया था वो लगभग 30 साल पहले आया था और वैसे भी फिलहाल म्यांमार के कई पार्ट्स हो चुके हैं। अब आते हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी पे, यानी कि इंडियन मुस्लिम्स। 2020 में पीयू रिसर्च ने बताया था कि इंडियन मुस्लिम्स टोटल आबादी का 15.4% बनते हैं और उनका ये रिसर्च डिपेंड करता था 2011 के सेंसस पे, स्ट्रक्चर कमेटी के रिपोर्ट पे और इंडियन गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स पे। अब यहाँ पर पीयू रिसर्च ने जो रिसर्च करने का तरीका अपनाया था उसका मैकेनिज्म बिल्कुल भी पूरी तरीके से सही नहीं था, क्योंकि 2011 के सेंसस अपने आप में एक बड़ा मजाक था। ये उसी तरीके का मजाक था जिस तरह पिछले 50-60 सालों में देश में जितनी बार भी सेंसस हुए हैं, क्योंकि ये लोग बहुत सारे लोगों को छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद एक्सेप्ट भी करते हैं कि इन्होंने इतने सारे लोगों को छोड़ा है। 1981 से लेकर 2011 तक 4 बार सेंसस हुए और इन चारों सेंसस में गलतियां हुई है। गलतियां ये हुई कि इन्होंने एवरेज 35 से 36 लोगों को हर 1000 लोगों में छोड़ा है और 2011 के सेंसस में तो और ज्यादा गलती थी। उसमें उन लोगों ने लगभग 28 मिलियन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि पंजाब के टोटल पॉपुलेशन को इतने सारे लोगों को छोड़ दिया गया। और सबसे ज्यादा लोग कहाँ छोड़े गए? कश्मीर में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और केरल में। एक और एग्जांपल देखते हैं मिडिल ईस्ट का। आप में से जितने भी लोग मिडिल ईस्ट गए होंगे उन्होंने एक चीज जरूर देखी होगी कि वहाँ पर इंडियन मुस्लिम्स बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा कि वहाँ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुस्लिम से भी ज्यादा हैं। अगर आप पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुस्लिम्स को कंबाइन कर देंगे फिर भी यूएई और सऊदी अरेबिया में इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी उनसे ज्यादा है। यूएई के टोटल पॉपुलेशन में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुस्लिम्स 19% बनते हैं, जबकि वहाँ सिर्फ अकेले इंडियन मुस्लिम 31% बनते हैं। और यही हाल सऊदी अरेबिया में भी है, यानी कि इंडियन मुस्लिम्स की आबादी बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुस्लिम्स को
को ऐड करना पड़ रहा है। पॉपुलेशन का आज तक मिसयूज किया गया है ताकि एक पर्टिकुलर रिलीजन को कम दिखाया जाए और उनका पॉलिटिकली लॉस हो। तो अब सवाल यह है कि इंडियन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कितनी है, तो उसका जवाब यह है कि पाकिस्तान से तो ज्यादा ही है, लगभग इंडियन पॉपुलेशन का 20%। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि मुस्लिम्स की आबादी इंडिया में बहुत ज्यादा हो गई है, लगभग 35 से 40 करोड़, और इनकी आबादी को कंट्रोल में लाना चाहिए। लेकिन ये रॉन्ग डेटा है, क्योंकि 35-40 करोड़ आबादी है ही नहीं। और 2050 से 60 के बीच में ये पॉपुलेशन 22 से 23% होगी, क्योंकि 2050 से 60 के बीच में इंडिया में भारी गिरावट आने वाली है आबादी में। और 2050 से 60 के बीच में जब अखंड भारत बनकर तैयार होगा, तब उसमें मुस्लिम्स की आबादी 43 से 45% होगी। और ये होगी उस वक्त अखंड भारत के डेमोग्राफिक्स, जिसमें टोटल पॉपुलेशन 2.5 बिलियन होगी, जिसमें मुस्लिम्स की आबादी होगी 43%, हिंदूज 29%, दलित्स 14.29%, आदिवासी 6.78%, बुद्धिस्ट 2.51%, क्रिश्चियंस 1.87%, सिख्स 1.67%, अदर्स 0.63%, और लास्ट में एक छोटा सा शेयर फोक रिलीजन का भी होगा 0.25% का। यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन को कम ही एस्टिमेट किया गया है, जो कि 43% है। अगर मैक्सिमम रखा जाए तो वो 45% तक होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि बाकी सारे ग्रुप्स आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे और मुस्लिम्स 40 से 45% पे कैसे आ जाएंगे। तो इसके दो बड़े कारण हैं। पहला रीजन ये है कि मुस्लिम्स पूरे साउथ एशिया में यंगेस्ट पॉपुलेशन है, और दूसरा रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा रीजन ये है कि उस टाइम में इंडिया में भारी गिरावट आएगी आबादी में, और यही सेम सिचुएशन बांग्लादेश के साथ भी रहेगा। 2050-60 तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन तक ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 21 से 22 करोड़ होगी, यानी कि दोनों ही देश अपना पीक पॉपुलेशन देख चुके हैं और बाद में इनका डिक्लाइन आने वाला है। इंडिया बांग्लादेश में पॉपुलेशन का वैसा ही डिक्लाइन आएगा जैसा चाइना और जापान में हुआ। और वहीं अगर बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो इनके पॉपुलेशन में अभी डिक्लाइन नहीं आएगा। 2050 तक इनकी दोनों की कंबाइंड पॉपुलेशन 50 से 55 करोड़ होगी। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब यह है कि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही बढ़ेगी। और ये एक बड़ा रीजन है कि 2050 से 60 के बीच में अगर अखंड भारत बनता है, तो उस टाइम मुस्लिम्स की आबादी 43 से 45% होगी। फिर क्या, ये 45% आबादी माइनॉरिटीज के साथ मिलकर सरकार बनाएगी और देश को मिलेगा पहला मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, जो ना सिर्फ देश का बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लीडर होगा और ऊपर से मुस्लिम होगा। और फिर इसके बाद रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, ये सब नहीं होगा, जिसकी वजह से देश खूब तरक्की करेगा। देश एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, हर चीज में आगे बढ़ेगा और देश हाइपर पावर बन जाएगा। और अखंड भारत के नारे लगाने वाले 1% लोग, वो खुद कहाँ होंगे उन्हें खुद पता नहीं होगा। आखिर अगर अखंड भारत बनता है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम्स को ही होगा। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।